अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कैलकुलस का जो पोर्शन है वेक्टर्स का, इसके दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन कहलाते हैं, वो हम करने जा रहे हैं। पहला इसमें है जी गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम। गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं नोट्स के हवाले से आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जब आप लोगों को नोट्स मिल ही गए होंगे, उन नोट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम दो जगह नज़र आएगा। एक तो ये वाला है, आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसके साथ राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब सवाल ये उठता है कि एक तो दिस वन है और एक ये वाला है राइट साइड वाला, इसमें से आपने कौन सा करना है। बात ये है कि जो लोग BS फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो आमतौर पर उनके लिए जो वो पढ़ के आते हैं अपना वेक्टर एनालिसिस के अंदर अपना थ्योरम, वो ये वाला होता है राइट साइड वाला। उनका जो मैथमेटिकल वर्जन है वो ये खालिस्तान BS फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आप चाहें तो ये भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पे प्रेफरेंस देता हूँ CSS के हवाले से 1.4 या आर्टिकल जो है 1.4.2 डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को। एक तो ये कि इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स और जो एक्सप्लेनेशन है उसका कॉम्बिनेशन बड़ा सही है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ताल्लुक प्योर फिज़िक्स की फील्ड से नहीं होता, बल्कि उनका ताल्लुक होता है इंजीनियरिंग की लाइन से। ठीक है, तो उस हवाले से ये ज़्यादा मुनासिब है और माशाल्लाह से लोग करके आए हैं। गलत ना ये है ना वो है, तो हम लोग ये लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है ये करेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले डाइवर्जेंस की डेफिनेशन, ये फिज़िकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल रिलेशन है उसका, कि डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी फ्लक्स डेंसिटी है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डाइवर्जेंस को मैथमेटिकली, उसका तरीकाकार ये है कि डेल डॉट डी इज़ इक्वल टू डाइवर्जेंस डी कहलाता है। यहाँ तक तो आपने पढ़ा हुआ है। आगे देखें, आगे ये होता है कि आपने जो वेक्टर आपके पास है वेक्टर फील्ड, उसका सरफेस नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट लेना है। और ये जो इतना पोर्शन नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, और इसका ले लिया आपने सरफेस इंटीग्रल, यानी फुल ये आपका कहलाएगा फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया फ्लक्स कहलाता है। इसी तरह ये आपके पास डी वेक्टर है और उसके साथ NDS जो लिखा हुआ है, ये DS वेक्टर है, यानी वेक्टर एरिया है। इन दोनों का डॉट बन गया फ्लक्स, ऊपर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, उसके साथ ही आपने तो ये बन गया फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी फ्लक्स डेंसिटी बन गया। और जब आप इसको लिखना है तो ये जो वॉल्यूम की डिवीजन एक तरफ कर दें, वही साइन दोबारा से आपने इस तरह रीअरेंज करके लिख दिया। ये डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की, इसको हम अभी यूज़ करेंगे। लेकिन आपने जब थ्योरम शुरू करना है ना, ये डेफिनेशन का तस्करा बाद में करेंगे, इसके साथ इधर नहीं करेंगे, वो मैं जैसी आगे जगह आएगी मैं बताऊँगा कहाँ करना है। अब हम स्टेटमेंट सीखने जा रहे हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। एक बार याद रखिएगा, स्टेटमेंट को समझाने से पहले छोटी सी बात है, ये डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, आगे आप स्टोक्स थ्योरम पढ़ोगे, इन दोनों में एक बार याद रखिएगा कि ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। दोबारा बयान कर रहा हूँ, डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम मैथमेटिकल टूल्स हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का ये डाइवर्जेंस थ्योरम है। और लाइन इंटीग्रल को सरफेस में ले जाना इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लाइन में ले जाना, ये स्टोक्स थ्योरम का काम है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए फिज़िकल फिनोमेना में बहुत दफ़ा हम लोगों को मैथमेटिकली ऐसे सेक्शन के साथ काउंटर करना पड़ता है कि जब हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है अपनी इक्वेशंस की। मिसाल के तौर पे एक बड़ी सिंपल मिसाल मैं आमतौर पे दिया करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जब वो ट्रैवल करती हैं स्पेस में तो उनका जो मॉड है वो 3D है। जब ये इंटरेक्ट करती हैं डिश एंटीना के साथ तो इनका मॉड बन जाता है 2D, और जब ये एंटर होती हैं वो केबल के अंदर तो इनका मॉड हो जाता है 1D। अब जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आ रही है स्पेस में से और वो इंटरेक्ट कर रही है डिश एंटीना के साथ, तो स्पेस में जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो आप 3D में अप्लाई कर रहे हो। जब उसको कन्वर्ट करोगे डिश एंटीना के ऊपर, उसके इंट्रैक्शन को जब स्टडी करने जाओगे तो फिज़िकल के लिए, तो उसमें जो मैथमेटिकल सपोर्टिंग है वो तो अब 2D होनी चाहिए। और वो 3D को कैसे 2D में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ होता है। और जब वो 2D से 1D में जाना हो तो उसके लिए स्टोक्स थ्योरम यूज़ होता है।
तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये जहन में रखेंगे, ये बात आपको समझ आ जाएगी, इनकी इंपॉर्टेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि जी दिस थ्योरम टेल्स अस दैट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगता जाए कि डेफिनेशन में हम किस तरह चल रहे हैं, क्या कर रहा है वॉल। अब ये गौर से पढ़ने वाली बात है। वॉल्यूम इंटीग्रल टू द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड D taken over any volume V is equal to surface integral to D over the closed volume S that encloses the volume V। मतलब सिंपल सी बात है, डाइवर्जेंस का जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल जो है किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ जो डाइवर्जेंस बनेगा ना, डेल डॉट वी, फर्स्ट को लो वी फॉर डेल डॉट डी है, यहाँ पर डी कोई वेक्टर फील्ड है, कोई भी हो सकता है बेटा, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़, हम जनरल वेक्टर ले रहे हैं। तो डाइवर्जेंस जो होगा आपके पास, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर फील्ड का, उसका जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो वो इक्वल टू होगा उस वॉल्यूम को जिस सरफेस ने रैप किया हुआ है, उस सरफेस पर, सुन लो, जिस सरफेस ने उस वॉल्यूम को रैप किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है, उस सरफेस के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा टू वेक्टर डी, यानी उस वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रल होगा उस सरफेस के ऊपर जिसने पूरे वॉल्यूम को रैप किया हुआ है, वो इक्वल टू होगा, वो इक्वल टू होगा डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल। ये मैंने रिवर्स में पढ़ा है, इससे पहले मैं इसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट में एक ही बात होती है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी वेक्टर के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो वो उस वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रल होगा उस सरफेस पर जिसने इस वॉल्यूम को रैप किया हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। सिंपल इनवर्स। प्रूव कैसे करोगे, आपने क्लोज सरफेस ले लेनी है, और सुन लो, हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए हमने करना ये है कि सरफेस इंटीग्रल को लेकर हम चलेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल की तरफ जाएंगे, यानी 2D से 3D की तरफ इसको प्रूव करेंगे। जो राइट साइड पर नज़र आ रहा है ये 3D से 2D के अंदर इसका प्रूफ हो रहा है, ठीक है जी। हम 2D से 3D की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सरफेस ले ली, आपको नज़र आ रही है, ठीक है, 3D शेप है। इस 3D शेप को एक सरफेस ने क्लोज किया हुआ है। समझ लें जैसे आपका रूम है जिसमें आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इस रूम को दीवारों ने और छत ने और फर्श ने एनक्लोज किया हुआ है, छत, दीवारें, और आपका जो घर है ये पूरा हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में लेट कर लिया। एक कमरा आपका है, एक उसके साथ होगा, एक उसकी बैक पर होगा, साथ में वो हमसायों का कमरा घर शुरू हो गया, मिसाल के तौर पर। तो आपके कमरे की जो दीवारें हैं, कुछ दीवारें हैं जो साथ वाले कमरों के साथ कॉमन होती हैं, ठीक है जी। कुछ कमरे होंगे जो बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ चल रही हैं, कुछ दरमियान में कोई कमरा आ जाएगा। इस तरह से जो दरमियान में कमरा आएगा ना, उसका जब आप सरफेस इंटीग्रल लेंगे हर दीवार का, एक राइट पे, एक लेफ़्ट पर, एक अबव, एक बिलो, एक आगे, एक पीछे, तो होगा क्या, उसमें से वो जो दरमियान में कमरा आ रहा है उसकी दीवारें तो बाकी कमरों के साथ कॉमन है। तो राइट पे जो कमरा है उसका सरफेस इंटीग्रल आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर लेफ़्ट पर आ रहा है तो लेफ़्ट पे जो कमरा है उसका सरफेस इंटीग्रल उसी वॉल का वो किधर होगा, वो राइट पर। एक का राइट पे आ रहा है, एक का लेफ़्ट पर आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अंदर के जितने इंटीग्रल हैं दीवारों, कॉमन दीवारों के, वो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा वो जो बाउंड्री वॉल का सरफेस इंटीग्रल है वो बाकी बचेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब इतना है, देखिए हम कर क्या रहे हैं। हमने हम वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लिया, ये वाला, ठीक है जी, ये उसका सरफेस इंटीग्रल है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये होल सरफेस की बात हो रही है। इस होल सरफेस को हमने क्या किया, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया। स्मॉल पार्ट में हर स्मॉल पार्ट जो S1, S2, S3 था उसको SI का नाम दे दिया इन जनरल, ठीक है जी। और उसका समेशन ले लिया हमने कि ये छोटे छोटे आपने पार्ट्स बना दिए। SI का मतलब एक स्मॉल पार्ट। और जब इंटीग्रल करेंगे तो ना वेक्टर एरिया A इज इक्वल टू n यूनिट वेक्टर इंटू A मैग्नीट्यूड, ये वो चीज़ है। अब आपने क्या है कि वेक्टर n क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल के अलॉन्ग, ठीक है, हर SI सरफेस के अलॉन्ग। अब जितने भी आपके कॉमन कंपार्टमेंट होंगे, ठीक है, अगर एक कंपार्टमेंट का नॉर्मल वेक्टर राइट पे है तो एडजॉइनिंग जो कंपार्टमेंट है उसका लेफ़्ट पर होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इस नतीजे में जब हम सम अप करेंगे तो जितनी इंटीरियर
कॉमन सरफेसेस हैं वो क्या हो जाएंगी 0। सिर्फ वो टर्म्स बाकी बचेंगी जिनके सरफेसेस एक्सटर्नल साइड पे आ रहे हैं, यानी बाउंड्री वॉल पे जो बचते हैं वो आप बाकी बचेंगे। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया जो सरफेस इंटीग्रल है आपके पास वो टोटल सिर्फ जो बचेगा वो बाउंड्री वॉल्स का बचेगा, अंदर के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है लिमिट, और लिमिट अप्लाई करनी है जब आपने, तो उसके लिए आपने डेल्टा वी वो जो कंपार्टमेंट बनाए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बना रखे हैं ये क्लोज बॉडी में, ये जो सा नीचे आपको नज़र आ रही है, तो इसके अंदर जो छोटे कंपार्टमेंट है उनका वॉल्यूम आपने ले लिया अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इस जब यानी कि आपने कंपार्टमेंट्स को और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इतना स्मॉल कि उसका वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0 हो रहा है, तो एन उसको कर रहा है कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा तादाद में आपने कंपार्टमेंट बना दिए ताकि आप एक्यूरेसी की तरफ जा सकें। अब यहीं से देखें, ये लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड आ गई, क्लियर हो गया। ये आपकी राइट साइड लिखी हुई है। ठीक, इस राइट साइड में आप इसको एन यूनिट वेक्टर डी एस के साथ लिखें या खाली डी एस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये डी एस के साथ ये लिखा हुआ है, ये राइट साइड। ठीक, अब इसके अंदर ये स्मॉल आपके पास पार्ट आ गया, छोटा पार्ट है उसका ये सरफेस इंटीग्रल आ गया। बाहर समेशन इसी तरह है, लेकिन समेशन के बाहर आपने क्या अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी। एक स्टेप, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डी वी आई से ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इससे ये बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये समेशन अप्लाई करेंगे। जब आप इन्फिनिटी के ऊपर समेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो समेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में या होल सरफेस के इंटीग्रल में, और जब आप समेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो डी वी आई है सम अप होकर टोटल वॉल्यूम को शो करेगा इधर और इधर। जैसे ही आप ये स्टेप मुकम्मल कर लेंगे, जैसी, और ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि समेशन जो होता है चेंजेस टू इंटीग्रल, जब आप इन्फिनिटी के ऊपर अप्लाई करते हैं इसको, जैसे ही अब ये स्टेप मुकम्मल कर लेंगे तो अगर आप गौर से जो शेडेड रीजन में आपको दिखा रहा हूँ इसको देखेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज है यहाँ तक, बस ये क्या है, ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है, ये है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका जो रेफरेंस है ना, अब आपने यहाँ आके ये रेफरेंस देना है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, यहाँ आके रेफरेंस देना है डाइवर्जेंस की डेफिनेशन का, जो मैं आपको आते साथ ही ऊपर पढ़ाई थी। और यही वजह है कि मैंने उस रेफरेंस को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है लेक्चर में कि रेफरेंस इस जगह आएगा। मतलब आपने वो जो रेफरेंस ऊपर डेफिनेशन लिखी है जो नीचे यहाँ साइड पे नज़र आ रही है, इस लाइन के बाद आपने वो डेफिनेशन लिखनी है पहले इस जगह पर, यहाँ पर आपको पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद आपने ये लास्ट लाइन लिखनी है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना आपको लिमिटिंग वैल्यू के साथ, ये इंटीग्रल को छोड़ के और ये डी वी को छोड़ के बाकी पोर्शन डाइवर्जेंस ऑफ वी बनता है। जैसे यहाँ डाइवर्जेंस वी लिखोगे तो ये डाइवर्जेंस आ गया यहाँ तक, बाकी वो डी वी वैसे ही अपनी जगह पर है और इंटीग्रल वी अपनी जगह पर है। इसको इस तरह लिखो या डी आई वी डी की शक्ल में लिखो, बात एक ही है। हैंस यू हैव प्रूव्ड कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड का जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इज़ इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, उस वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है द सरफेस विच एनक्लोजेस द वॉल्यूम। तो ये आपकी स्टेटमेंट पूरी हो गई डाइवर्जेंस थ्योरम की। आगे कर्ल ऑफ वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है स्टोक्स थ्योरम। पहले हम कर्ल की डेफिनेशन में पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ये मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया होता है, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया होता है और किसी ख़ास डायरेक्शन में होता है। ठीक है जी, तो वही डेफिनेशन आपके पास यहाँ एक बार मैं पढ़ा दूँ, रेफरेंस इसका हम इसी तरह बाद में देंगे, पढ़ा मैं पहले रहा हूँ। कलर ऑफ अ वेक्टर एच है, ठीक है जी, एक वेक्टर होगा ये, हुज डायरेक्शन इज़ द एक्सिस ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि वो वेक्टर फील्ड जिस डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है तो उसका जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी। अलॉन्ग अ क्लोज कंटूर, कंटूर एक ऐसी कर्व को कहते हैं ना, लेकिन ऐसी कर्व जिसको कोई और लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, टच करेगी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, सिंपल वर्ड्स में। whose magnitude is the limit of a line integral h along the curve c per unit area of the point of intersect as the area goes to 0। ये आपकी डेफिनेशन, ये कर्ल है, मतलब डेल क्रॉस एच, ठीक, किसके इक्वल आ रहा है। अब गौर से आपने ये कर्ल की डेफिनेशन हो रही, सिर्फ ये हो रहा है जी आपके पास ये लाइन इंटीग्रल है आपके फंक्शन का, आपका जो वेक्टर फंक्शन है उसका लाइन इंटीग्रल है, किसके लॉन्ग है, डीएल के लॉन्ग, यानी कि कंटूर के लॉन्ग, कर्व के लॉन्ग है। और देखो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल आप यहाँ देख सकते हो, इसके ऊपर हमने सी लिखकर
कंटूर के लॉन्ग क्लोज दायरा डाला हुआ है, क्लोज लाइन इंटीग्रल है, ये बन गया आपका लाइन इंटीग्रल बन गया, और ये आ गया 1/ds पर यूनिट वॉल्यूम को आ गया, और व्हेन वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0। तो ये पूरी डेफिनेशन बनी करल की। तो ये करल की ये डेफिनेशन है राइट हैंड साइड, ये आपको पता होना चाहिए करल ऑफ एच कहलाता है। बाकी इसकी वो एक्सप्लेनेशन है कि जी पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब किताब है डायरेक्शन के हवाले से, वो आप देख लें। स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट को समझिए ज़रा, और बहुत गौर से समझना है इसकी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट ये कहती है इट स्टेट्स दैट, अब ये गौर से देखें, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सरफेस इंटीग्रल को लाइन में कन्वर्ट कर रहा है, सर्फ 2D को 1D में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में सरफेस इंटीग्रल, अब पढ़ते जाएं इसको, ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड H टेकन ओवर एनी सरफेस। इसको जब आप पीछे से मिला के देखेंगे ना, तो वहाँ पे डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल चल रहा था, यहाँ कर्ल का सरफेस इंटीग्रल चल रहा है ऑफ अ वेक्टर, वो था ओवर द वॉल्यूम और ये है ओवर द सरफेस। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको याद करना आसान होता है दोनों स्टेटमेंट को। इज इक्वल टू, यानी कि देखो ये आ गया आपके पास, यहाँ से यहाँ तक आ गया कर्ल आ गया, ये उसका सरफेस इंटीग्रल आ गया, ये पूरी सरफेस पर आ गया, ये आगे इक्वल टू आ गया। ठीक है जी, यही स्टेटमेंट दोबारा यहाँ लिखी हुई है, लेकिन बस उसने एक काम किया कि ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना, ये एन यूनिट वेक्टर को बीच में इन्वॉल्व किया ds के साथ में। इज इक्वल टू किसके इक्वल है, लाइन इंटीग्रल के इक्वल है। ये लाइन इंटीग्रल है आपके पास, दिस वन, ये जो चीज़ है ये लाइन इंटीग्रल है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। किसका लाइन इंटीग्रल है, 2h, यानी कि वेक्टर फील्ड के, ये h का लाइन इंटीग्रल है। किसके अलॉन्ग है, कर्व के अलॉन्ग है, कंटूर के अलॉन्ग है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कंटूर क्या होता है, या पेरीफ्री भी बोलते हैं, विच इज़ सिंपली अ नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व होती है ऑफ द सरफेस। प्रूव करना, ये सरफेस ले ली 2D, इसको छोटे छोटे आपने पार्ट्स में, पैचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आप क्या करोगे, 1D से 2D की तरफ जाओगे, वहाँ 2D से 3D की तरफ आए थे, यहाँ 1D से 2D की तरफ जाओगे। आप पहले छोटे छोटे पैचेस का लाइन इंटीग्रल मालूम करेंगे, H.dl C1 का, C2 का, C3 का, सबको ऐडअप करेंगे तो ये वो चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब पीछे रेफरेंस से इस क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर पहले की तरह ही लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है जी, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपका ये पूरा जो वेक्टर है उसका लाइन इंटीग्रल है अलोंग द क्लोज कर्व के ऊपर, यानी ये जो आपका क्लोज कर्व नज़र आ रही है इसके ऊपर। जब आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो इन डायग्राम्स के अंदर ये कंपार्टमेंट है, एक का लाइन इंटीग्रल अगर इधर आ रहा है तो इस साथ वाले का उधर से इधर आ रहा है, ये इधर से कैंसिल करेंगे। कॉमन जितनी भी साइड्स हैं उनका लाइन इंटीग्रल कैंसिल होगा, सिर्फ ये जो आपका कंटूर या पेरीफ्री है इसका लाइन इंटीग्रल बाकी बचेगा, जिसके ऊपर मैं इस वक्त ये अपना मार्कर फेरता चला जा रहा हूँ, एंड सो ऑन, घूमता हुआ चला जाएगा पूरा। अब इधर आए, ये आपका देखें पहले ये अब आपने क्या किया, डेल डॉट DL CI, यानी कि तमाम पार्ट्स, और जब इसको समेशन में करेंगे तो ये समेशन I अप्रोचेस टू n तक आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने ये लिमिट अप्लाई कर दी, ये छोटा सा देखें लिमिट अप्लाई किया है, एरिया अप्रोचेस टू 0 है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। ये आपने उसके साथ ही आपने एरिया से डिवाइड कर दिया जैसा वहाँ वॉल्यूम से किया था, और मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका समेशन है ये कन्वर्ट होगा लाइन ये सरफेस इंटीग्रल में, क्योंकि ऑल सरफेस की बात हो रही ना, पूरी सरफेस पे चला जाएगा। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट का इंटीग्रल जमा होता जाएगा तो ये पूरी सरफेस बन जाएगी। तो ये सरफेस का इंटीग्रल बन गया, और डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, और ये जो आपका छोटा सा DSI था ये होल सरफेस का एरिया बन गया ये, और नीचे जो होगा ये होल सरफेस का एरिया डिवाइड हो रहा है। अब इतना जो पोर्शन है ये लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, ये किसको कहलाता है, कर्ल कहलाता है। तो इसका मतलब है टोटल सरफेस का जो पेरीफ्री थी, टोटल सरफेस को जिस कर्व ने, जिस पेरीफ्री ने, जिस कंटूर ने एनक्लोज किया हुआ था उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल वेक्टर का, वेक्टर फील्ड का ये वाला इक्वल टू होगा पूरी सरफेस पर मौजूद वेक्टर फील्ड के कर्ल के। और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जहाँ मैंने एरो साइन लगाया हुआ, यहाँ पे आपने ये वाला रेफरेंस यहाँ ऐड करना है नोट्स के अंदर अपने। यहाँ तक आपका ये दोनों टॉपिक मुकम्मल हो गए। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो आखिरी लेक्चर होगा इस सीरीज़ का वेक्टर्स का, हमारी बात मुकम्मल होगी। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रह गई हैं और एक आपका आर्टिकल रह गया है, वो पोलर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें सवाल किस तरह का आता है वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।